हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का एकीकरण। और भारत के एकीकरण के अंतर्गत कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था और आज हम इसका पार्ट टू देखेंगे, जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन। अब हम सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारत के एकीकरण के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था कि सर्वप्रथम भारत 1947 से पहले एक अखंड भारत था, और जिसे किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ, जिसका अफगानिस्तान उससे अलग हो गया, और पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, और इस प्रकार से भारत का कई बार डिवाइडेशन हुआ है। और 1947 के टाइम पे जैसे भारत में जो 565 रियासतें थी, उनमें से 552 तो इंडिया के अंदर रह गई, और जो 13 रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई थी जब हमारा डिवाइडेशन हुआ था 1947 की आजादी के बाद। तो इस टाइप से हमने देखा कि कल भारत के एकीकरण के अंतर्गत जो 552 जो रियासतें थी, उनमें से जो 549 रियासतें थी उनका तो एक जैसे हमारे जो सरदार पटेल थे, उन्होंने एक समझौते के माध्यम से या फिर समझाइश बुझाइश के माध्यम से जो राजाओं को कन्विंस करके उनको आराम से इंडिया के अंतर्गत विलय कर लिया था। लेकिन जैसे जो 3 रियासतें थी, मेनली 3 रियासतें हैं जिनको डिवाइडेशन करने में प्रॉब्लम आई थी इंडिया के अंतर्गत। एक तो जैसे जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरी सिंह थे, वो अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे कि भाई मैं तो ना तो इंडिया के अंतर्गत शामिल होऊंगा और ना ही पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल होऊंगा, हम तो अपना एक अलग राज्य बनाएंगे। तो इस टाइप से, लेकिन जब पाकिस्तान वालों ने उसके ऊपर अटैक किया और उसमें घुसपैठ करना स्टार्ट किया, तो जो महाराजा हरी सिंह थे वो घबराए, और घबरा के वो हमारे सरदार पटेल जी और नेहरू जी के पास आए और बोले कि हमें इंडिया के अंतर्गत ही विलय कर लो। तो उसके बाद उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 की आधी रात का समय था, और इंडिया के अंतर्गत शामिल हुए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस टाइप से जो जम्मू कश्मीर है उसका भारत के अंतर्गत विलय हुआ। और उसके बाद हमने देखा जो जूनागढ़ रियासत थी, उसके जो महाराजा थे महावत खान, वो भी पाकिस्तान के अंतर्गत मिलना चाहते थे, लेकिन उधर भी जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह के बाद उसका इंडिया के अंतर्गत विलय किया गया। उसके बाद हमने देखा जो हैदराबाद रियासत थी, वहाँ क्योंकि हैदराबाद भाई इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है, और ये इसकी स्थिति भी, इसकी जो भौगोलिक कंडीशन है वो भी इस टाइप की है कि हम इसे ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत मिलना चाहता था, लेकिन हम इसे पाकिस्तान के अंतर्गत नहीं मिला सकते थे, क्योंकि इससे इंडिया की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता, और इसकी भौगोलिक कंडीशन भी उस टाइप की नहीं है कि इसे और किसी देश में मिलाया जाए। तो उसके अंतर्गत हमने पुलिस ऑपरेशन पोलो नामक जो पुलिस कार्यवाही है वो की, और इसे इंडिया के अंतर्गत शामिल किया। इस टाइप से जो ये मैन राज्य थे, मैन रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत को हमने इंडिया के अंतर्गत शामिल किया था। और सिक्किम सिक्किम को भी 1975 में हमने 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य के रूप में का दर्जा दे दिया था और इंडिया के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल कर लिया था। इस टाइप से हमने कल भारत का एकीकरण देखा, और आज हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस टाइप से हुआ। कि अब हमने जैसे भारत को भाई 552 रियासतें थी, उनको एक तो कर लिया, लेकिन अब हमें देश के अंदर ही बहुत जगह से अलग अलग राज्यों से डिमांड आने लगी कि भाई हमें तो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाओ। तो उस टाइम पर सबसे बड़ी जो हमारे राजनेता थे, हमारी जो सरकार थी, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किस टाइप से देश को डिवाइड किया जाए, मतलब जो राज्यों का पुनर्गठन किस टाइप से करें, भाषा के आधार पर करें, क्षेत्र के आधार पर करें, या और किस टाइप से करें। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी, जैसे कौन कौन सी समितियां बनी, या फिर किस किस ने डिमांड की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो होम रूल आंदोलन चला था 1916 में, जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा,
तो उस होम रूल आंदोलन में सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी। और उसके बाद 1920 में जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी भाषा के आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन किया। और 1946 में जो कांग्रेस थी उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड की। और मतलब उनका जो मैनिफेस्टो था, चुनावी जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का, उसमें भी उसने ये बात रखी कि हमारी सरकार आएगी तो हम भाषा के आधार पर जो हमारे स्टेट हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो इस टाइप से। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही देश आजाद हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई, तो कांग्रेस ने अपना जो पहले माइंडसेट था कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, वो एकदम से चेंज हो गया उनका माइंडसेट। और उन्होंने, क्योंकि उसके लिए उन्होंने 2-3 समितियों का गठन किया था, जैसे एश के धर आयोग का गठन किया गया 1948 में, जेबीपी समिति का गठन किया गया। और इसके बाद तो इन दोनों ने मना कर दिया था कि भाई भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, भाषा तो एकमात्र विकल्प नहीं होना चाहिए राज्यों के गठन का, क्योंकि इससे हमारी जो क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, या फिर और भी जैसे अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक राज्य में एक भाषा कोई बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे और एक भाषा को बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, तो उनका कल्चर भी लगभग सेम सा ही होगा। और इससे क्षेत्रवाद को अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। और कहीं ना कहीं इससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता, उस पे ये बहुत बड़ा खतरा था। तो इसलिए जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि भाई हमारे देश पे कोई भी ऐसा संकट उत्पन्न हो जिससे कि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो। लेकिन जब उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जैसे हमारे सबसे ज्यादा जो इसकी डिमांड थी, सबसे ज्यादा जो मद्रास राज्य था, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है, तो मद्रास राज्य में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक तो तमिल और दूसरे तेलुगु भाषा बोलने वाले। तो जो तेलुगु वाले थे उनको ना बहुत ज्यादा मद्रास में उनको मतलब रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, उनको महत्व नहीं मिल रहा था इतना ज्यादा, उनको इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था जितना वो चाहते थे, क्योंकि वहां पे वो तमिल लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व था उधर। तो इसलिए जो तेलुगु भाषी जो लोग थे वो अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे, और उन्होंने मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड की। और जो कांग्रेस के नेता थे वहां पे, टी प्रकाशम और ऐसे ही बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने तो त्याग पत्र भी दे दिया, और ऐसे बोले कि भाई अगर कांग्रेस नहीं करेगी इसे, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेगी, या फिर अलग से आंध्र प्रदेश राज्य नहीं बनाती है, तो हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और मतलब कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ी चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है उसका पुनर्गठन किया। मीन्स भाषा के आधार पर आजादी के बाद बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1953 में बना। इस टाइप से भाषा के आधार पर जो हमारे राज्य हैं उनका पुनर्गठन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो कि वर्तमान तक चालू है। क्योंकि अभी तक जैसे 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, उस राज्य में से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस टाइप से ये अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। और अब हम देखेंगे कि किस टाइप से भारत 1951 में हमारा जो भारत देश है वो कैसा दिखता था, 1956 में वो कैसा दिखता था, और वर्तमान समय में हमारा भारत देश है वो पॉलिटिकल मैप उसका कैसा है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसके एक इसके बारे में, जो भी उस टाइम का घटनाक्रम है उसको अच्छे से देखते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत हम यही देखेंगे सबसे पहले कि जो होम रूल आंदोलन है जो कि 1956 में हुआ था, 1916 में जो होम रूल आंदोलन हुआ था, उसके समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई।
1920 में कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियां गठित की गई और 1946 में कांग्रेस के जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। तो ये हमने देखा कि जो होम रूल आंदोलन है जो कि 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था तिलक के उस टाइम पे जो हमारे जो तिलक जी थे उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। उसके बाद जो 1920 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी भाषा के आधार पर जो प्रांतीय समितियां हैं उनका गठन किया। और उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं 1916 में जो कांग्रेस के चुनावी जो मैनिफेस्टो था, इनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो, जिसमें कि अगले कोई भी सरकार होती है, कोई भी राजनीतिक दल होता है, वो अगले 5 सालों का उसमें ब्यौरा देता है कि भाई हम अगले 5 सालों में क्या कार्य करने वाले हैं, हमारी क्या योजनाएं हैं, अगले 5 सालों में हम किस दिशा में कार्य करेंगे। वो होता है चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है। अब जो 1946 में जो कांग्रेस थी, जब वो इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी कि भाई वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। तो इस टाइप से अब हम देखेंगे कि जो हमारा भारत देश है, ये जब 1951 में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश हमारा जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को 4 भागों में डिवाइड किया था, भाग क, ख, ग, घ, या फिर हम इसे ABCD के रूप में भी देख सकते हैं। 4 तरीके से डिवाइड किया था। भाग ए के अंतर्गत तो जो हमारे ब्रिटिश प्रांत है जिनमें गवर्नर का शासन था वो थे। भाग ब के अंतर्गत जो पूर्व में जो देशी रियासतें थी जिनमें राज प्रमुख होते थे वो रखे गए। और जो भाग ग है उसमें रखे गए जो हमारे चीफ कमिश्नरी एरिया जो हमने देखे थे। जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 4 ऐसे राज्य देखे थे जो कि चीफ कमिश्नरी थे। तो उसमें से कौन कौन से थे? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। तो इस टाइम पे जब देश आजाद हो गया तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया, लेकिन जो 3 बचे थे कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और इस टाइप से वो तीनों और भी इसमें ऐड किए गए थे। और जो चौथा भाग घ था उसके अंतर्गत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो रखा गया। इस टाइप से जब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने देश को 4 भागों में डिवाइड किया था और उसका मैप है ये। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भाई भाग क में तो क्या रखा गया था, ख में कौन कौन से राज्य थे, ग में कौन से थे और घ में कौन से थे। इस टाइप से ये हमारा उसका पॉलिटिकल मैप है। इसके बाद हम देखेंगे जो 1956 में जब फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में। और 1 नवंबर 1956 को जब फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी और राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो जो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। तो उसका मैप ये है। 1956 में भारत के अंतर्गत 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ये हमने देखा 1956 का भारत। इसके बाद ये हम देखेंगे जैसे ये हमारा वर्तमान भारत है जिसमें कि हम रह रहे हैं और वर्तमान में हमारे 28 स्टेट और जो 8 यूटीज हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस टाइप से ये हमने इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा। अब हम इसे एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो एश के धर आयोग का गठन किया गया था, एश के धर आयोग का गठन किया गया था 1948 में और इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य भाषाई प्रांत आयोग था ये, और इसमें 3 सदस्य अध्यक्ष तो एश के धर थे और सदस्य जगत नारायण और पन्नालाल। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जो 1948 में सबसे पहले जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने कि भाई क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया, एश के धर आयोग। जो हमारे एश के धर जी थे उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया और इसमें 3 सदस्य थे।
एक तो एस के जो धर जी थे वो तो अध्यक्ष थे, और जो सदस्य थे वो थे जगत नारायण और पन्नालाल, ये दोनों सदस्य थे। इसके बाद जो ये आयोग था इसने बोला कि भाई नहीं, इसने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन होना ही नहीं चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीजन थे जो इसने साफ मना किया? इसने इसलिए मना किया क्योंकि उस टाइम देश ताजा ताजा आजाद ही हुआ था, तो आजाद हुआ था तो उस टाइम हम वैसे ही एक बहुत बड़े गुलामी के चंगुल से बाहर निकले थे। तो इन्होंने सोचा कभी एक भाषा वाले राज्य मींस जो सिमिलर भाषा वाले लोग हैं एक ही स्टेट में आ गए तो इससे अलगाववाद या फिर क्षेत्रवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो देश की जो एकता है, यूनिटी है इंडिया की, उसको खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था एस के धर आयोग ने। फिर इसके बाद इसने 4 आधार बताए थे कि भाई इनके आधार पर आप राज्यों का गठन करो। अब वो कौन से आधार थे? वो थे, जैसे इन्होंने बोला था प्रशासनिक, जो प्रशासनिक एकता है या फिर प्रशासनिक सुविधा है, प्रशासनिक सुविधा, इन्होंने 4 आधार बताए थे। एक तो प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा। इसके बाद इन्होंने बताया था प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता, समीपता, और इसके बाद थर्ड वित्तीय आत्मनिर्भरता, वित्तीय आत्मनिर्भरता। इस टाइप से इसने 4 आधार बताए थे कि भाई एक तो जो प्रशासनिक है ना, आप जब राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हो तो एक तो प्रशासन मैन होना चाहिए, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमारा प्रशासन अच्छा चले, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट होना चाहिए। तो एक तो प्रशासनिक सुविधा को याद रखा जाना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन में। दूसरा इन्होंने बोला कि भौगोलिक समीपता, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो भी देखनी पड़ेंगी स्टेट्स की, कि भाई ऐसे नहीं है एक टुकड़ा इधर है पश्चिम में, एक पूर्व में, और आप उन दोनों को ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनमें देखना पड़ेगा कि वो भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकली कितने पास पास है। तो एक जो भौगोलिक समीपता है ये भी देखनी पड़ेगी। तीसरी देखनी पड़ेगी वित्तीय आत्मनिर्भरता, कि भाई वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उनकी खुद की कोई इनकम है या नहीं है, वो राज्य अपनी स्वयं की कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस टाइप से इसने 4 आधार बताए थे। जो एस के धर आयोग है उसने कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए ये 4 आधार होने चाहिए, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, वित्तीय आत्मनिर्भरता, और चौथा है विकास के आधार पर। जो क्या कि भाई वो स्टेट है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा है, कि वो विकास कर रहा है या नहीं, प्रोग्रेसिव है या नहीं। तो इस टाइप से ये 4 आधार होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और विकास के आधार पर। ये 4 आधार होने चाहिए किसी भी राज्य के पुनर्गठन के लिए। ये कहना था एश के धर आयोग का, जो कि 1948 में बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी थी। अब हम देखेंगे दूसरा, हम देखेंगे जेवीपी समिति। जेवीपी जो समिति है, इसमें जो जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और जो पट्टाभी सीतारमैया थे, उन तीनों को मिला के ये समिति बनाई गई 1948 में। पट्टाभी सीतारमैया तो आपको याद आ रहे होंगे, ये हम जो भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो दूसरी बार चुनाव के लिए जब खड़े हुए थे तो महात्मा गांधी ने जो पट्टाभी सीतारमैया है उनको ही उनके समक्ष, उनके सामने चुनाव के लिए खड़ा किया था, लेकिन उसमें जीत जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी हुई थी। तो इस टाइप से ये है पट्टाभी जो सीतारमैया है। अब इसका गठन क्यों किया गया था? उस टाइम कांग्रेस ने इसका गठन इसलिए किया था कि भाई एस के धर आयोग ने तो मना कर दिया, लेकिन जो जेवीपी समिति है ये देखेगी कि भाई जो एस के धर आयोग है इसकी जो अनुशंसाएं है, रिकमेंडेशन है,
वो सही है या नहीं। तो उनकी जो समीक्षा करना, उनकी जांच करना ही था इसका काम। इसका काम क्या था? जेवीपी समिति 1948, इसमें सदस्य है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब इस समिति का कार्य था धन आयोग के जो रिकमेंडेशन है उनकी समीक्षा करना, उनको रिव्यू करना। अब 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब दूसरी समिति बनाई, ये जेवीबी समिति, इसने भी मना कर दिया भाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हमें तो मंजूर नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। तो इनको भी यही खतरा था कि कहीं इससे क्षेत्रवाद उत्पन्न ना हो जाए, अलगाववाद उत्पन्न ना हो जाए, जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो। इसीलिए जो जेवीपी समिति थी इसने भी मना कर दिया कि हम तो, जो धारा आयोग है उसने जो सिफारिश किए उनके ही, मतलब वो ही हमारी सिफारिश है, हमने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब इन्होंने तो अस्वीकार कर दिया, अब 2-2 की रिपोर्ट आ गई। अब 2-2 इन दोनों समितियों की रिपोर्ट आ गई। अब इनकी रिपोर्ट आ गई तो भाई जो सरकार है उसने तो फैसला लेना ही था कि भाई अब तो हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया कांग्रेस सरकार ने। तो उस समय पे 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जो राज्य है, जो हमारा देश है, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और 29 टोटल जितने भी यूटी थे या फिर वो देशी रियासतें थी या फिर जो ब्रिटिश राज्य थे, सबको मिलाकर 29 स्टेट बना दिए गए। कितने? 29 प्रांत या फिर स्टेट बोल लो उनको, वो बना दिए गए और उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब हम देखेंगे 4 भागों में किस टाइप से डिवाइड किया है, जो कि हम पहले भी उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारा उसका दूसरा रिवीजन चल रहा है। अब हम देखेंगे जैसे मूल संविधान में 29 स्टेट थे जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। भाग क के अंतर्गत जो ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रांत थे वो थे, और भाग ख के अंतर्गत विधानमंडल वाली जो पूर्व देशी रियासतें थी जिनमें राजाओं का शासन था वो थे। थर्ड जो भाग गए है ना, इसके अंतर्गत चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जो कि हमने देखा था जो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से हमारी जो संविधान सभा में भी 4 मेंबर थे, जो कि कौन कौन से थी आप सभी भी कमेंट्स में जरूर बताइए, जो कि हमने ABCD के रूप में याद की थी जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे। तो आप भी पुरानी क्लासेज को जरूर देखिए, उससे आपकी एग्जाम्स के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इस टाइप से हमने देखा था चीफ कमिश्नरी प्रांत, जो कि ABCD के नाम से हमने याद किए थे। इसके बाद जो भाग घ है, इसके अंतर्गत ओनली 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हमने शामिल किया था। इस टाइप से हमने ये देखे भाग क ख ग घ में किस टाइप से इंडिया को डिवाइड किया गया। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं और मैप के जरिए भी हम इन्हें देखेंगे, जिससे आप सभी को भी इनको मैप के जरिए याद करने में आप सभी के दिमाग में छप जाएंगे और बहुत अच्छे से याद भी होंगे। अब जैसे कौन कौन से हैं ये, एक बार हम इन्हें ऐसे देख लेते हैं। भाग क के अंतर्गत तो असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में यूपी है, उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे पहले, और मद्रास ये वर्तमान में है तमिलनाडु, और मध्य प्रांत है ये है वर्तमान में MP, और जो बॉम्बे है ये वर्तमान में, इससे गुजरात को अलग कर दिया गया, और ये वर्तमान में है महाराष्ट्र। और ये है पश्चिम बंगाल। तो भाग क के अंतर्गत तो इनको रखा गया, भाग ख के अंतर्गत रखा गया हैदराबाद रियासत। इसके अंतर्गत रियासतें थी जिनमें राजाओं का शासन था, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रांत, मैसूर जो कि वर्तमान में कर्नाटक है, और पटियाला और पूर्वी पंजाब जो कि उस टाइम पे जाना जाता था पेप्सू के नाम से, पंजाब एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन।
मतलब जो पटियाला थी, पटियाला और जो पूर्वी पंजाब के जो देश हैं उनका यूनियन, ये पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पटियाला और पूर्वी पंजाब। और इसके बाद राजस्थान, राजस्थान तो जैसे कि आप सभी को पता है राजे रजवाड़ों का ही क्षेत्र था, तो इस टाइप से ये भी एक रियासत थी। इसके बाद जैसे सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो हमारे जैसे वर्तमान में जो गुजरात है, इसका निचला वाला जो हिस्सा है वो तो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, और जो इसको ऊपर वाला हिस्सा है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो कच्छ के नाम से, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है जैसे त्रावणकोर और कोचीन, जो त्रावणकोर और कोचीन है ये इंडिया के जस्ट सबसे नीचे, तमिलनाडु और जो केरल है इसका जो सबसे नीचे का पार्ट है ना, ये त्रावणकोर और कोचीन उधर था। इसके बाद जो विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश एमपी के पास था, हम इन्हें देखेंगे मैप में। और इसके बाद भाग ग में है अजमेर, कुर्ग जो कि वर्तमान जो कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। और इसके बाद जैसे दिल्ली, भोपाल जो कि एमपी की राजधानी है, और बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, और कूच बिहार जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश, कच्छ जो कि गुजरात का ऊपर वाला हिस्सा है, गुजरात। और इसके बाद जैसे मणिपुर और त्रिपुरा, तो ये सभी भाग क, ख, ग और घ में ओनली जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको रखा गया था। अब हम इसे मैप में देखेंगे तो जैसे ये मैप है, ये जो मैप है ये 1951 का है। 1951 में जो भारत का जो प्रशासनिक विभाजन हुआ था उसका है। तो इसमें जैसे हम कुछ अलग अलग नाम ले रहे थे, वो है जैसे इधर तो है जो ये पंजाब है ना, पेप्सू जिसे कह रहे हैं, पेप्सू इधर था, पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। यहाँ पे जो कई टुकड़े हैं इसके, इनको मिला के इसको बनाया गया था, तो इसे पेप्सू नाम दिया था। इसके बाद जैसे राजस्थान में ये अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी एरिया था ये इधर है। और जैसे ये गुजरात है, गुजरात का उस टाइम पे बॉम्बे प्रांत था, और बॉम्बे में ही बाद में बॉम्बे से ही महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में आए। तो इसको जो वर्तमान में जो गुजरात है इसका जो निचला हिस्सा है ये तो सौराष्ट्र है। कौन सा? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। और जो ऊपर का हिस्सा है ना ये तो जैसा कि आप अभी भी जानते हैं सब कच्छ है, कच्छ प्रदेश है। और जो ये वाला हिस्सा है ये है मध्य भारत, मध्य भारत। कौन सा है? मध्य भारत, मध्य भारत। और ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और जो उस टाइम पे जो ये वाला एरिया है ये जाना जाता था विंध्य प्रदेश के नाम से। किस नाम से दोस्तों? विंध्य प्रदेश के नाम से। और जो जैसे जो कूच बिहार वाला एरिया था वो इधर पश्चिम बंगाल में पड़ता था, कूच बिहार, कूच बिहार। और जो जैसे ये हमारी हैदराबाद रियासत है जो कि हमने कल देखी थी, हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत। इसके बाद जैसे वर्तमान में जो हमारा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, ये मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु ये किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। और इसी मद्रास राज्य में से जो हमारा वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो इसी मद्रास राज्य में से पृथक करके बनाया गया था 1953 में। इसके बाद जैसे ये त्रावणकोर और कोचीन, ये वाला हिस्सा जो हम देख रहे थे ये कौन सा है? त्रावणकोर, त्रावणकोर और कोचीन है इधर, त्रावणकोर और कोचीन। इसके अतिरिक्त जैसे ये वाला हिस्सा है वर्तमान में जिसे हम कर्नाटक बोलते हैं, ये उस टाइम पे ये था मैसूर,
मैसूर रियासत के बारे में भी जैसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, तो ये मैसूर है। मैसूर के अंतर्गत ही ये आता था कुर्ग। कौन सा एरिया आता था दोस्तों? कुर्ग। कुर्ग भी इसमें ही पड़ता है, ये वाला है कुर्ग। और इसी टाइप से ये हमने देखे। और जो बिलासपुर है ना, बिलासपुर वाला एरिया पड़ता है हिमाचल प्रदेश का। जो ये वाला भाग है ना, इसे बोलेंगे बिलासपुर। बिलासपुर, बिलासपुर। तो इस टाइप से जो भाग कैक है, कैग है, हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत कुछ जो जैसे नए नए से नाम है जो कि हमें वर्तमान में जो नहीं है, और वो हमने कुछ देखे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। उस टाइम पे जैसे 1951 में पेप्सू राज्य था। पंजाब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो कि कई छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के बनाया हुआ था, ये इधर पंजाब वाला एरिया है। इसके बाद इस राजस्थान में अजमेर जो वर्तमान में है, यही अजमेर मेरवाड़ा था। और इसके अतिरिक्त जैसे कच्छ तो वर्तमान में भी है, लेकिन जो जैसे सौराष्ट्र है जो कि गुजरात का निचला हिस्सा है, वो इधर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जैसे जो मध्य भारत वाला एरिया था वो ये है, और जो विंध्य प्रदेश था उस टाइम पे वो ये वाला एरिया है, और जो कूच बिहार है वो पश्चिम बंगाल में है, और जो हैदराबाद रियासत हमने पढ़ी थी, और जो जूनागढ़ रियासत है ना, वो भी इधर, ये इधर, जो कि हमने कल पढ़ा था जिसे। इसके अतिरिक्त जो मैसूर है, मैसूर जो रियासत थी वर्तमान में कर्नाटक को बोला जाता था, और मैसूर के अंतर्गत ही वर्तमान में भी हमारे कर्नाटक के अंतर्गत ही जो कुर्ग क्षेत्र आता है, जो कि आज भी विख्यात है। और त्रावणकोर और कोचीन, जो कि मुख्यतः केरल का हिस्सा है, तो ये इधर है, इस वाली बेल्ट में पड़ता है ये। और जो वर्तमान में जो तमिलनाडु राज्य है, इसका पहले नाम था मद्रास। तो इस टाइप से हमने देखा 1951 में जो भारत था वो कैसा दिखता था, उसका किस टाइप से जो डिवीजन है 4 स्टेट्स में हो रखा था, ये हमने देखा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो जैसे तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी लोग पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। इस हेतु जो आंदोलन करता थे पोट्टी श्री रामल्लू, इनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हो गई, डेथ हो गई थी 15 दिसंबर 1952 में। और इसलिए यह आंदोलन क्या हो गया, अधिक तेज हो गया और हिंसक भी हो गया, और सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। और 1953 में प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी ये मांग बढ़ गई और फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो ये हम देख रहे थे कि किस प्रकार जो मद्रास जो राज्य था, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है, उसमें 2 भाषी लोग रहते थे। एक तो मद्रास में जो तमिलनाडु, उसमें तमिल भाषी लोग रहते थे, एक तेलुगु भाषी लोग रहते थे। तो जो तेलुगु भाषी के जो लोग हैं, इनका वहां पे इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं था, इनको इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिलता था उधर। तो ये अपने ये बोलते थे भाई हम तो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दो, हमें तो तेलुगु भाषी राज्य बनाओ, पृथक आंध्र राज्य चाहिए हमें। तो इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। और आंदोलन, क्योंकि उस टाइम की जो कांग्रेस सरकार है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि 2 समितियों की रिपोर्ट आ चुकी थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, इन्होंने आंदोलन को पूरे जोरों शोरों से किया। उसके बाद जो यहाँ के नेता थे, इनके जो नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू, इसने तो ये तो आमरण अनशन पे बैठ गया, और भूख हड़ताल की वजह से 56 दिन इसने भूख हड़ताल की, और इसकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 1952 में। जब इसकी डेथ हो गई थी, आंदोलन और तेजी से बढ़ गया, और तेजी से बढ़ने के कारण ये इन लोगों ने अपना पूरा जोर लगा लिया। चाहे इन्होंने रेल की पटरियां हो या फिर कुछ भी हो, कहीं पे आग लगानी हो, दंगा फैलाना हो, हर तरीके से आंदोलन किया। तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। यहाँ के जो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिए। तो इस टाइप से जो ये 1953 में भाषा के आधार पर पृथक
पहला राज्य का गठन किया गया और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, वो था आंध्र प्रदेश राज्य। अब इससे पहले फर्स्ट जो था ना, ये था उड़ीसा। उड़ीसा 1953 1935। अगर हम देखें भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन हुआ, तो वो था उड़ीसा 1935 में। लेकिन ये अंग्रेजों के समय की बात है, ये देश आजाद हुआ था उससे पहले की बात है। कि आजादी से पहले हम देखें तो पहला राज्य भाषा के आधार पर जिसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो है उड़ीसा। उड़ीसा। लेकिन हम देखें कि भाई आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा है जिसका पुनर्गठन हुआ है भाषा के आधार पर, तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। तो इस टाइप से हमने देखा भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हो चुका था और देश के अलग अलग राज्यों से डिमांड आने लगी कि भाई हमें भी भाषा के आधार पर अलग करो, हमें भी करो। गुजरातियों ने भी कह दिया कि भाई हम भी मराठा वालों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो बॉम्बे प्रांत के अंतर्गत ये मराठी भाषी आते थे, गुजराती भाषी, तो इन्होंने भी बोल दिया भाई हम भी मराठियों के साथ नहीं रहने वाले। पंजाब वालों ने बोल दिया कि भाई हम भी हिंदी भाषी या फिर पहाड़ी भाषी वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे। इसी टाइप से देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग मांग उठ गई और पूरा देश में ये डिमांड स्टार्ट हो गई और तेज हो गई। तो सरकार ने परेशान होके एक आयोग का गठन किया और वो आयोग था फजल अली आयोग। जो फजल अली जी थे, ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में ही, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला देता है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। ये आयोग 1953 में गठन किया गया था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसमें 2 सदस्य थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, जो कि हमारे संविधान सभा के भी सदस्य थे। अब इसने बोला, क्योंकि भाई इतनी तेज डिमांड हो रही थी तो सबको पता था कि इस बार तो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग है वो मानी जानी, वो तो पक्का मानी जाएगी। तो इन्होंने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया, लेकिन बोला कि एकमात्र भाषा ही आधार नहीं है जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। भाई भाषा तो ओनली एक वो है, एक विकल्प, ओनली एक वो है कि भाई हाँ ठीक है, इतने सारे जो आधार है उनमें एक भाषा भी ऐड कर लिया, तो हाँ भाषा के आधार पर भी हम करेंगे, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड है, उन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। और इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि एक भाषा और एक राज्य, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कि किसी राज्य में भाई एक भाषा हो और वहां पे एक ही भाषा को बोलने वाले लोग रहे। जैसे पंजाब है या फिर जैसे गुजरात है, उसमें ओनली गुजराती रहेंगे और भाषा के लोग नहीं रहेंगे, वहां पे बिहार के लोग नहीं आके रह सकते। तो इस टाइप से ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ ये होगा कि भाई एक भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, वो मेजोरिटी में होंगे वहां पे, लेकिन अन्य राज्यों के अदर भाषाओं को बोलने वाले लोग भी उधर रह सकते हैं। इस टाइप से इन्होंने ये तो बिल्कुल मना कर दिया कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन ऐसे बोला था कि हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन उसमें हम अन्य बातों को भी ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं कि वो अन्य बातें कौन कौन सी है जिनको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों हम देख रहे थे फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953, 1953। इसमें हम देख रहे थे
कि इसमें हमें देखना था कि भाई वो कौन कौन सी चीजें बातें थी जिन्हें हमें याद रखना था कि भाषा के पुनर्गठन में ये चीजें भी होनी चाहिए। तो वो वो बातें थी कि जो देश की जो संप्रभुता और एकता और अखंडता, इनको ध्यान रखा जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दो, अलगाववाद को बढ़ावा दो, भाषा की एकता और अखंडता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भाषाई जो देश की जो एकता है ना, यूनिटी, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि जो हमारी कल्चर है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा, जो इनकी मेन बात थी वो थी, जो आपने जो 4 राज्यों में जो इस भारत को डिवाइड किया हुआ है ना, भाग कै ख गै घ, उनको तो आप उस कैटेगरी को तो बंद करो। आप 4 की जगह 2 कैटेगरी में डिवाइड करो इंडिया को, मतलब 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक तो स्टेट और एक यूटी। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि भाई 16 राज्य और 3 यूटीओ में डिवाइड कर दो इंडिया को। इनकी पूरी बात तो मानी नहीं गई थी, लेकिन उसमें से कुछ, लगभग ज्यादातर सिफारिशें मानी गई थी। और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया था इनकी सिफारिश के आधार पर। तो हम देखेंगे वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे जो इसकी सिफारिशें थी वो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को स्वीकार की गई थी। राज्यों की जो 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर केवल 2 कैटेगरी होनी चाहिए, वो थी स्टेट और यूटी। स्टेट और यूटी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग की जो अनुशंसाएं थी, रिकमेंडेशंस थी, उनको लागू कर दिया। और 1 नवंबर 1956 को यह संशोधन लागू हो गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया। और आयोग ने 16 राज्य और 3 यूटीज की सिफारिश की थी। इन्होंने सिफारिश तो की थी कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, लेकिन जो हमारे सरकार थी उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। एक बार हम इन्हें देख लेते हैं, वो 14 राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, एमपी, मैसूर, पंजाब, यूपी, असम, बॉम्बे, केरल, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। हम इन्हें एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि जैसे ये हो गया, हम रफली बना रहे हैं मैप, हम ऐसे देखेंगे इनको। जैसे ये हो गया इंडिया का मैप। और इस टाइम जैसे कौन कौन से राज्य बनाए गए थे इस टाइम, जैसे पंजाब राज्य, राजस्थान, यूपी, एमपी, एमपी के अतिरिक्त यूपी के बाद जैसे बिहार के बाद जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अतिरिक्त जैसे इधर है अपना मद्रास, जो कि वर्तमान तमिलनाडु है। मद्रास के अतिरिक्त जैसे इधर आंध्र प्रदेश, जो कि इसमें से अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश के बाद जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद जैसे इधर है केरल राज्य, इधर जो कि वर्तमान में कर्नाटक है, मैसूर के अतिरिक्त इधर जैसे बॉम्बे प्रांत था। यूपी एमपी हमने देख लिया। जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हाँ सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, JNK। और आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, MP, मैसूर, पंजाब, यूपी,
असम, हाँ इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट में ओनली असम ही है, नॉर्थ ईस्ट में ओनली एक ही स्टेट बनाया था, वो था असम। अब इधर हमने बॉम्बे देख लिया, केरल देख लिया, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। इस टाइप से जो ये 14 राज्य है ना, ये 14 राज्य 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर ये 14 राज्य बनाए गए थे, और इंडिया के पॉलिटिकल मैप में ये 14 राज्य आते थे, जो कि हमने देखे हैं। आप भी एक बार वीडियो को पॉज करो और मैप को बनाओ अपने हाथ से, और तब देखना आपको एकदम से अच्छे से ये याद हो जाएगा कि वो 14 राज्य कौन थे, और आपके माइंड में से भी निकल जाएंगे कि ये जो 14 राज्य थे ये कौन कौन से थे। और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन कोई विकल्प आएगा तो आप तुरंत उसे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे वो 6 यूटीज कौन कौन से थे, वो 6 यूटी कौन कौन से थे। तो वो 6 यूटी थे, जैसे 6 यूटी, 6 यूटीज कौन कौन से थे, इससे हम एक रफली मैप बनाया किया था, और मुझे ऐसा ही मैप आता है अभी। तो ये है अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक ये। इसके अतिरिक्त एक जो दिल्ली है ना, दिल्ली, और दिल्ली के अतिरिक्त एक है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त एक है मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर के अतिरिक्त है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये 6 यूटी थे। ये जो हम देख रहे हैं, एक तो है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। जब हमारा 1956 में जो भारत है, भारत देश में ये 6 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे। आप भी एक बार मैप जरूर बनाइएगा, जिससे आपको भी माइंड मैप के जरिए ये सारे जो यूटी है बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 6 यूटी है ना, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उस टाइम इसका नाम था लक्षद्वीप। क्या था दोस्तों? लक्षद्वीप। फिर दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है और त्रिपुरा। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद हम देखेंगे जो ये तो हमने 1956 का भारत देखा। अब 1956 से और वर्तमान समय तक जो भारत देश है वो वर्तमान में जो अस्तित्व में है वो ये, लेकिन इसमें किस टाइप से जो राज्य है उनका पुनर्गठन किया। जैसे जो बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत से 2 बना दिए गए, एक तो गुजरात, गुजरातियों का तो गुजरात, और जो मराठा वाले थे उनका जो महाराष्ट्र अलग राज्य बना दिया गया। लेकिन अब बात आई उसकी, जो इनकी राजधानी थी, जैसे मुंबई, भाई मुंबई को सरकार चाहती थी कि जो मुंबई है देश की आर्थिक राजधानी है, इसको तो हम क्या बनाएं, इसको तो हम यूटी बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि दिल्ली भी देश की राजधानी थी तो उसको भी हमने तो केंद्र शासित बनाया, प्रदेश बनाया, और हम तो मुंबई को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। लेकिन इसको जो महाराष्ट्र वाले थे वो जान देने पड़ गए, उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं, किसी भी कीमत पे, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, हम मुंबई को अपने से दूर नहीं होने देंगे। तो मुंबई इसलिए महाराष्ट्र वालों को दे दिया गया। इसके बाद जैसे और भी राज्य हैं जिनका पुनर्गठन किया, और वर्तमान जो हमारा भारत देश है वो अस्तित्व में आया। अब हम देखते हैं कब कब कौन कौन से राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कौन से राज्य में से कौन सा राज्य अलग हुआ। तो अब हम ऐसे जैसे 1960 में बॉम्बे को 2 राज्यों में बांट दिया, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। उसके बाद जो 1961 है, इसमें दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 1962 में जो गोवा, दमन, दीव और पांडिचेरी उसको भी यूटी बनाया गया। गोवा, दमन और दीव को तो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया था और भारत में शामिल किया था। अब 1962 में इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसके बाद है जो 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके इसको स्टेट बना दिया गया, क्योंकि जो नागा जाति थी यहाँ की जो नागा जनजाति थी
वो डिमांड कर रही थी स्टेट बनाने के लिए। और इसके बाद जो 1966 में पंजाब को विभाजित कर 2 नए राज्य बनाए, एक पंजाब और हरियाणा तथा एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया। इसी तरह की जैसे जो मुंबई को लेके मुंबई को जिस टाइप से जो महाराष्ट्र को दिया गया था, इसी टाइप से जो पंजाब है ना, 1966 में पंजाब में भी डिमांड हुई। बहुत टाइम पहले से ही चल रही थी कि भाई हम पंजाब वाले हैं, हमारी भाषा पंजाबी है, तो हमें भी एक अलग राज्य दिया जाए। तो इस टाइप से पंजाब को भी एक अलग राज्य बना दिया गया। और जो पंजाब के सटे हुए दो क्षेत्र थे, एक तो जो वो था ऊपर का हिमाचल प्रदेश वाला कुछ पहाड़ी एरिया था, तो इन्होंने बोला भाई ये तो पहाड़ी भाषा बोलते हैं, और जो हमसे इधर पूर्व साइड में टच हो रहे हैं हरियाणा वाले, ये हिंदी बोलते हैं, तो इन दोनों को अलग करो हमसे। इस टाइप से जो पंजाब था उससे हरियाणा और हिमाचल का कुछ हिस्सा अलग किया गया, और उससे पहाड़ी वाले कुछ हिस्से को अलग करके हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश भी बड़ा हो गया। इस तरह से पंजाब को विभाजित कर 2 नए राज्य बनाए, पंजाब और हरियाणा, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया चंडीगढ़, और जो चंडीगढ़ था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब है जैसे 1971 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश था अब वो भी बड़ा हो गया, क्योंकि पंजाब का जो ऊपर पहाड़ी वाला एरिया था वो हिमाचल प्रदेश को दे दिया, अब हिमाचल प्रदेश भी बड़ा हो गया, तो इसे भी अलग पृथक स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1971 में। अब नेक्स्ट 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा पहले ये क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, और मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था। 22वें संविधान संशोधन में मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया था इसके जरिए, और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस टाइप से हमने देखा जब 1971 में जब बांग्लादेश अलग देश बना था, जब अलग कंट्री के रूप में बांग्लादेश को दर्जा दिया था हमने 71 में, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पलायन देखने को मिला था बांग्लादेशियों का, और वो पलायन हजारों में नहीं था, वो था लाखों में, करोड़ों में। काफी ज्यादा लोग इंडिया की तरफ पलायन किए थे बांग्लादेश के, और जो नॉर्थ ईस्ट थे, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिम बंगाल साइड, बहुत ज्यादा लोग आए, तो इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। इन्होंने बोला भाई हमारा तो कल्चर खतरे में आ गया, हम तो, हमारी जो भाषाई और सांस्कृतिक एकता थी वो तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस टाइप से इसलिए जो सरकार थी उन्होंने 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को अलग राज्य बनाया। मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था, और जो मेघालय उसको 22वें संविधान संशोधन के तहत उपराज्य का दर्जा दिया गया था, और जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम था इसको हमने उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हम देख रहे थे कल एकीकरण जब हम पढ़ रहे थे कि जब कैसे जो 36वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो सिक्किम राज्य है उसको अलग हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और भारत के अंतर्गत शामिल किया था। तो 1975 में हमने जो हमारा प्यारा सिक्किम देश है छोटा सा, उसको भारत में विलय कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। फिर 1987 में जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है को राज्य बनाया, और गोवा हेतु 56वां संविधान संशोधन किया 1987 में, और सन 2000 में 3 जो नए राज्य अस्तित्व में आए। अब वो 3 राज्य कौन कौन से थे? वो थे जैसे जो छत्तीसगढ़ है, जो हमारा एमपी राज्य वो काफी बड़ा था, देश का सबसे बड़ा राज्य था, तो उससे जिससे कि प्रशासन अच्छे से चले, तो इस वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ से डिमांड भी आ रही थी अलग राज्य बनने की, तो छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके नया राज्य बनाया गया। और इसके अतिरिक्त जैसे जो उत्तरांचल है वर्तमान में जिसका नाम उत्तराखंड है, उसे जो यूपी जो राज्य है हमारा उससे अलग करके नया राज्य बनाया गया उत्तरांचल को। और जो झारखंड है, जो बिहार राज्य है, बिहार से अलग करके हमने बनाया नया राज्य और वो था झारखंड। इस टाइप से हमने सन 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए, वो थे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ को, और जो यूपी से उत्तरांचल जो कि वर्तमान उत्तराखंड है, इन 3 राज्यों को नए राज्य गठित किए गए भाषा के आधार पर।
अब हम देखेंगे जो सन 2000 है, ये तो इस टाइम तक तो हमें भी जो ये तो वर्तमान में ही किए गए हैं। जैसे तेलंगाना है, तो तेलंगाना वाले भी जो आंध्र प्रदेश राज्य उससे अलग हो गए सन 2000 में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पृथक कर दिया गया सन 2000 में। इसके बाद जैसे 2019 में जो जम्मू कश्मीर है, ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं जिससे, जैसे स्टेट है, स्टेट को तोड़ के उससे, जैसे कोई यूटी है, जैसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद उसको राज्य में बदल दिया गया या फिर उसको राज्य का दर्जा दे दिया। ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ कि जो कि पहले स्टेट था और उसे स्टेट की कैटेगरी से हटाकर और यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सरकार ने बोला कि अब हम तुम्हें यहाँ पे मुख्यमंत्री वगैरह रखेंगे ही नहीं, हम सीधा केंद्र से यहाँ का शासन चलाएंगे। तो जो 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, वो थे कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन से थे दोस्तों? वो थे कश्मीर और लद्दाख। और जो जम्मू कश्मीर है, उसका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। कब लागू हुआ था? ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। और अब जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9 और 28 राज्य हो गए थे। इसके बाद सरकार ने 2020 में इन्हें जो 2 हमारे यूटी थे उनको मिला दिया गया, और मिलाने के बाद वापस से जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 ही रह गए। अब वो कौन कौन सी यूटी थे जिनको मिलाया था? वो थे एक तो दमन और दीव और दूसरा दादरा और जो नगर हवेली है। एक तो दमन दीव और दूसरे दादरा और नगर हवेली, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। तो इस टाइप से हमारे 8 ही मतलब केंद्र शासित प्रदेश बच गए। अब हमने जो राज्यों का पुनर्गठन है वो टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया। अब बस इसकी ये स्लाइड बची है, इसमें है कि जो पहले जो कि हमने इन पे चर्चा भी कर ली, पहले जो हमारे राज्य थे उनके नाम कुछ अलग थे, तो कब कब नामों को बदला गया वो देखते हैं। 1950 में जो हमारा संयुक्त प्रांत है इसका नाम यूपी, इसको परिवर्तित करके इसका नाम यूपी रख दिया। फिर जो मद्रास है इसका नाम तमिलनाडु, जो कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं। और मैसूर है, इसका नाम कर्नाटक। जो लक्षद्वीप है इसमें कई सारे द्वीप शामिल थे, तो लक्षद्वीप, इसका नाम क्या कर दिया? लक्षद्वीप कर दिया। और जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली था, इसको 1991 में इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हम एनसीआर दिल्ली के नाम से जो बोलते हैं ना, वो 1991 में किया था 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। और जो 2006 में जो उत्तरांचल था उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया, जो कि हमने यूपी से अलग किया था। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया। और जो 2006 में ही जो पांडिचेरी था उसका नाम, जो कि हमने पांडिचेरी जो कि माहे, यनम, करैकल आदि को मिला के बनाया था, तो उसका नाम चेंज करके हमने पुदुचेरी कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? पुदुचेरी। और जो 2011 में जो हमारा उड़ीसा राज्य था उसका नाम हमने कर दिया ओडिया। क्या कर दिया? इसका नाम हमने ओडिशा कर दिया। इस टाइप से हमने देखा कि किस टाइप से जो नाम है वो चेंज किए गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जो केरल विधानसभा है ना, उसमें केरल का नाम केरलम किए जाने की के लिए एक विधेयक पारित किया है और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। हाल ही में अभी भी ये तो चलता रहता है जो नाम परिवर्तन वाला ये किस्सा है, कभी किसका नाम चेंज किया, कभी किसका किया। तो जो केरल राज्य है इन्होंने बोले भाई हमारा नाम तो केरलम कर दो, तो इन्होंने इसके लिए इनकी जो विधानसभा थी उसमें भी एक विधेयक पारित किया है, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव ये पूरी तरह से इसका नाम केरलम हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे इंग्लिश में तो हम वैसे भी इसे केरलम ही लिखते हैं, केरला ही लिखते हैं। इसकी वजह से पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। पोर्ट ब्लेयर क्या है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम। इसके बाद है भाग ए से संबंधित जानकारी है। भाग ए से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन, एक 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। कौन सा?
18वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद के नए राज्य के निर्माण की जो शक्ति है ना, उसका अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या यूटी के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या यूटी के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो जो 18वां संविधान संशोधन किया गया था 1966 में, इसमें कहा गया कि जो भाई संसद है वो किसी नए राज्य को जोड़ के या फिर हटा के नए राज्य का गठन कर सकती है, उसमें यूटी का गठन कर सकती है। तो मतलब ये संसद की बात है। राज्यों की तो ओनली वो सहमति दे ना दे, केवल एक सांकेतिक रूप से उनका वो मतलब उनसे पूछा जाता है बस। इसमें संसद है उसी का ही मेन रोल है। जैसे कि संसद के नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह है कि संसद किसी दूसरे राज्य या जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है कि किसी भी भाग को किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे 1966 में जो पंजाब और हरियाणा नामक जो दो राज्य बनाए गए थे ना, उसमें इस टाइप से किया गया था। 1966 में जो पेप्सू राज्य था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, उसमें से ये बनाए गए। एक तो जो पंजाब का उत्तरी हिस्सा है वो तो पहाड़ी राज्य था, वो तो उसको तो हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया, और जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए हरियाणा अलग से बना दिया। इस टाइप से हमने देखा राज्य का पुनर्गठन। तो दोस्तों, क्या आपको हमारी जो क्लासेज है, जो पिछली जो क्लासेज है, आप उन सभी को देखना, आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। चाहे वो 2nd ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वीडियो का हो या 4th ग्रेड का हो, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से देखना। और आगे हम एक क्वेश्चन, जो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉप, जितने भी एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उनकी एक सीरीज लेके आएंगे। और तो ये सभी एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।